हमारा लार्जेस्ट एटम तो फ्रेंशियम है, ये सीजियम प्लस है, फिर ये आई नेगेटिव है, ये एच है, ये एच प्लस है, और ये कांट से। सबका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, रेडॉन कहाँ से आ गया? नहीं, वो तो वैसे भी राइट साइड में चला गया। अरे तो इधर है ना, फ्रेंशियम उसके नीचे है, एक शेल एक्स्ट्रा है उसमें। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? जो कुछ भी लिखा हुआ है बोर्ड पे उसमें, ये ठीक है? कोई डाउट? क्लियर है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा तो लेफ्ट में आ गए, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा तो नीचे आ गए। हाँ, लेकिन ट्रांजिशन के पीरियड में जो नोबल गैस है नहीं है, देखो गायब हो गई है ना। फिर सीजियम प्लस, किसी को कोई डाउट? पीरियोडिक टेबल देखो कैसी लगी देखने में? क्या हुआ? तो इतना घबरा क्यों रहे हो यार बोलने में? हाँ, डाउट पूछ लिया करो, डाउट पूछना कोई क्राइम थोड़ी होता है। नहीं, अरे घबराया मत करो, घबरा क्यों जाते हो? ये सब लड़कियां तुम्हें डाउट नहीं पूछने देती, ऐसा है? ऐसा नहीं है? चलो फिर तो अच्छी बात है। हाँ, वो फ्रेंशियम इसलिए नहीं हो सकता बेसिकली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोगों के लिए बुरी खबर है, चाय इधर ही देके जाएगा। आगे ने बोला कि ब्रेक की क्या जरूरत है सर, बच्चे बड़े पढ़ने वाले हैं। तुम लोग समझ नहीं पाए उसकी बात। हाँ, आगे सर कितना ख्याल रखता है ना तुम लोगों का, वही तो देखा। हाँ, तो Z ग्रेटर देन 82 पे बेसिकली ऑल एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव जब वो हो जाता है, रेडियो एक्टिव का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो फिर कैटायन एनायन के टाइम पे उनको कंसीडर नहीं करते। हाँ, न्यूट्रल एटम के टाइम पे कंसीडर करते हैं। तो वो फ्रेंशियम भी रेडियो एक्टिव ही है, तो लार्जेस्ट एटम में उसे कंसीडर किया। कैटायन की बात आई तो वही था कि फ्रेंशियम प्लस तो बहुत रेयरली मिलेगा, तो फिर वी वेंट अहेड विद द सीजियम प्लस, राइट। एनायन बोलो कहां पे? ये नहीं, पहले तो वो नीचे आ गया ना, तो रेडियो एक्टिव में चला गया ना। Z ग्रेटर देन 82 पे बात कर रहे हो, ठीक है? Z ग्रेटर देन 82 है, कैटायन बनाएगा, SbCl3 होता है, ठीक है? लार्जेस्ट एटम, हाँ स्मॉलेस्ट एटम, कोई डाउट? स्मॉलेस्ट कैटायन, कोई डाउट? कांट से कोई डाउट? अरे लिखा तो है, तो कुछ कह ही नहीं सकते तो फिर डाउट क्या था? उसमें तो लिख दिया ना कि कुछ नो कमेंट वाली सिचुएशन है। नो कमेंट? अरे वो बेसिकली ऐसा होता है, देखो कि ये बड़ी काम की चीज है। जब कैटायन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एनायन फॉर्मेशन होता है ना कभी भी, तो एनायन फॉर्मेशन के अंदर आप इवेंचुअली क्या कर रहे हैं? आप एक न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, और
अब बात यह है कि ये जब न्यूट्रल स्पीशी के बारे में व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, ये जो न्यूट्रल स्पीशी है, ऐसा नहीं है ना कि इस न्यूट्रल स्पीशी का इलेक्ट्रॉन नहीं, दिस न्यूट्रल स्पीशी ऑल्सो हैज इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, राइट? तो इवेंचुअली आप ये कर रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इवेंचुअली व्हाट यू आर डूइंग कि मेरे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये जब आपस में एक साथ आएंगे तो ये जो दो चीजें हैं इनके बीच में एफ रिपल्शन होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, राइट? और एफ रिपल्शन अगर होगा तो उसकी वजह से सिस्टम धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, सिस्टम में एक्सपांशन भी होगा। एग्री विद दिस, राइट? और अब अगर इवेंचुअली सिस्टम में एक्सपांशन होगा तो ये एक्सपांशन कहां तक होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती ना, राइट? वो तो डिपेंड करेगा किस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किस तरह के रिपल्शन है। तो इसलिए एनायन फॉर्मेशन के टाइम स्मॉलेस्ट की बात करना बहुत ही वियर्ड सी चीज है। मतलब अगर आप यहाँ पे सपोज इफ यू राइट H नेगेटिव तो अपने आप में वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर स्टेटमेंट होगा कि जैसे हाइड्रेट आयन है तो हाइड्रेट आयन तो हाईली अनस्टेबल माना जाता है। तो अब वो अनस्टेबल इसलिए माना जाता है कि बेसिकली वो उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा होता है। जो H नेगेटिव आयन होता है, जैसे अगर स्मॉलेस्ट आयन पूछा है तो H नेगेटिव दिमाग में आता है, बट द प्रॉब्लम है H नेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल। और वो हाईली अनस्टेबल बेसिकली इसी वजह से होता है क्योंकि H का जो ओरिजिनल साइज है इज वेरी स्मॉल, H का जो ओरिजिनल साइज है इट इज वेरी स्मॉल, और इवेंचुअली H का साइज तो स्मॉल है और H नेगेटिव जैसे आता है तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर में आ जाती है इज यू कैन से कि अनअफोर्डेबल हो जाती है उसके लिए, वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो इसलिए H नेगेटिव बहुत हाईली रिएक्टिव कैटेगरी में आता है। दैट इज द ओनली रीजन कि इट इज हाईली रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव होता है और इमीडिएटली मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, राइट? एंड व्हेन इट सेज कि हाईली अनस्टेबल तो एक्सपांडेड होगा काफी ज्यादा, तो साइज स्मॉलेस्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, काफी आगे जाकर के कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। तो इसलिए स्मॉलेस्ट एनायन के ऊपर कमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? वो डीबी भी लिखा ना। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अपन बात करेंगे अभी, तब तक आप लोग एक काम करो ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं जरा, देन वी विल इवेंचुअली टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूं मैं 2, 3, फिर क्या है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉल्व कर लो फटाफट 1 मिनट में। अरे एक एक लाइन के तो क्वेश्चन है, कितने सिंपल है। हाँ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है। चलो कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर
ए और बी के 16 और 19 है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ फॉर्मूला। तो ऐसे देखा करो आप, तो 16 और 19 एटॉमिक नंबर है ना, पीरियोडिक टेबल अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीरियोडिक टेबल में ट्राई टू फिक्स अप देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, और अगर एटॉमिक नंबर पता है ट्राई टू फाइंड आउट द एलिमेंट। उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी इन एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। मतलब क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट उसकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द पॉइंट इज, जैसे अगर 16 19 नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, तो आई वुड हैव ट्राइड कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन वाइज ये कहां पे आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे 16 19 से दे दिया है, तो फिर तो मेरे को एलिमेंट ही पता है ना, कौन कौन सा एलिमेंट है, सल्फर एंड, वेरी गुड। अब इनमें से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा तुम्हारे हिसाब से, मतलब पार्ट ए का आंसर कौन सा होगा, पोटेशियम। कैसे पता चला, नहीं कुछ करना नहीं है। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सल्फर एक नॉन मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है जी। ये तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इटसेल्फ रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स। पार्ट बी फॉर्मूला K2S, राइट, क्लियर है मेरे ख्याल में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन इज थर्ड क्वेश्चन, 18 एंड 26, तो इनकी पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या है, तो 18 और 26 क्या है, आयरन और ऑर्गन। तो इसकी तो वैलेंसी हो गई 0 ऑर्गन की, और आयरन की हो गई +2 +3 +6। ये कैसे आया, तो 6 निकल गया, सिर्फ 3D2। हाँ 3D तो हो गए नहीं नहीं हाँ, 3D 4S2 निकल गया, 3D2। हाँ 3D2 टाइप से। 3D2 स्टेबल नहीं, बेसिकली जैसे एक मिनट, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बताना जरा। elements A and B have atomic numbers respectively 18 and 26. What are the possible valencies of the above elements? हाँ तो वो होता है, अब बेसिकली ऐसा होता है, +2 और +3 तो क्लियर ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। एडवांटेज 4s2 3d6 है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d6 बचेगा, और फिर एक और जाएगा और 3d5 बचेगा, पहले 4s वाले। +6 का ऐसा होता है, बेसिकली एक कंपाउंड होता है Na2FeO4, ये ब्लास्ट फर्नेस में बनता है आयरन की मेटलर्जी में। आयरन का जब एक्सट्रैक्शन होता है ना ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, तो वहां पे जाकर के Na2FeO4 फॉर्म होता है। अब प्रॉब्लम ये है, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, कि इवेंचुअली यहाँ पे ये तो हमने इसलिए किया था कि 3d6 बचेगा, फिर ये हमने इसलिए किया था कि 3d5 बचेगा, मेरे 3d6 4s0 हुआ है ये भी। अब इसको करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3d2 तो कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बट द प्रॉब्लम है कि वो चाहते तो हम ये थे कि Fe+8 बन जाए, बट +8 बनाना ऑलमोस्ट एज गुड एज इम्पॉसिबल हो जाता है, तो +6 पे जाकर रुक जाता है। प्रॉब्लम ये है उसकी, बात समझ में आई, राइट। इवेंचुअली हम तो चाहते थे कि 3d 0 हो जाए, लेकिन इवन इन ब्लास्ट फर्नेस 3d6 पे 3d2 पे जाकर के रुक जाता है, उसके आगे लूज नहीं करता वो इलेक्ट्रॉन। वो लिखा भी हुआ है डीबी के अंदर शायद कहीं पे। तो Fe+8 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर आप जनरली +2 +3 की, बेसिकली मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछी थी, अगर वो कॉमन वैलेंसीज पूछता तब तो मैं +6 मेंशन ही नहीं करता। कॉमन वैलेंसीज ऑफ आयरन आर +2 एंड +3 ओनली, बात समझ में आई, राइट। बट वो पॉसिबल पूछा है तो Na2FeO4 भी होता है, फाइन। और कौन सा है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th का क्या है, वाई इधर, ये तो पता है तुम लोगों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 8th का क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड क्रोमियम की रेडियस में, क्या कितना डिफरेंस है, नहीं कितना डिफरेंस है भाई, बताओ क्या कर रहे हो आप लोग।
हाँ मतलब आंसर 0 है ना उसका, देखा। अरे तो मैंने आंसर बता दिया, तो अब आगे कुछ बताओ ना तुम। देखा। Because both हाँ. of them have stable. One is half filled and the other is fully filled. And they are in the same. नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक और बड़ी काम की चीज है, मैं बताना अभी भूल गया था। होता यह है कि जो 3D सीरीज होती है, ये फैक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन 3D सीरीज ओनली, ऑब्जर्व्ड इन 3D सीरीज ओनली। और 3D सीरीज में वही होता है कि जैसे क्रोमियम से कॉपर तक, क्रोमियम से कॉपर तक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है ना ये, क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D5 4s1 होती है ना, और कॉपर क्या है, 3D10 4s1। सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सारे पेयर अप हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में, राइट। तो मतलब पेयरिंग स्टार्ट एंड पेयरिंग एंड्स। क्रोमियम से कॉपर पे जब मैं जाऊंगा तो यहां पे आएगा पेयरिंग स्टार्ट्स, डी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, एंड पेयरिंग एंड्स। इसमें कोई डाउट है किसी को? एवरीबॉडी इज क्लियर? पेयरिंग स्टार्ट्स एंड पेयरिंग एंड्स। तो अब पेयरिंग स्टार्ट्स एंड पेयरिंग एंड्स अगर ऐसा है, तो पेयरिंग ये जो वर्ड है, पेयरिंग का क्या मतलब होता है? पेयरिंग का मतलब ही होता है रिपल्शन। दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे, रिपल नहीं करेंगे? करेंगे ना। और रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? एक फैक्टर। और दूसरा कौन सा होगा? फैक्टर नंबर 2 रेगुलर ऑर्डर। वो तो अपना है ही ना, जो रेगुलर फैक्टर है वो तो है ही एज इट इज कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, राइट। बस अब वही ब्रिटानिया क्रैकजैक है ना। exactly 50 हाँ, ब्रिटानिया क्रैकजैक एग्जैक्टली 50-50 होता है, नहीं? वही तो। हाँ वो तो एग्जैक्टली 0 थे, मतलब चेक करने के लिए तो दोनों फैक्टर इक्वली डोमिनेट करते हैं। नहीं, अप्रोक्सीमेटली दिया है वो 0, ठीक है। So all of the atoms. तो इससे नहीं मतलब इससे कंक्लूजन ये आया, देयरफॉर आर क्रोमियम टू आर कॉपर, नहीं वो एग्जैक्टली तो डेफिनेटली नहीं होता है, इट इज नियरली सेम। मतलब आर क्रोमियम टू आर कॉपर अगर आप मुझसे एग्जैक्ट ऑर्डर पूछोगे ना, तो इरेगुलर ऑर्डर होता है, कहीं थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, कहीं डिक्रीज हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो आर क्रोमियम टू आर कॉपर अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स सेम। So if they ask us the difference in any of those elements between chromium to copper, we can say it's 0. हाँ हाँ बिल्कुल, क्रोमियम से कॉपर के बीच में इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 0 कहते हैं, रेडियस में डिफरेंस, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 9th। Na plus Cl minus O2 minus अच्छा, Na प्लस Cl माइनस O2 माइनस और neon. नियॉन। Radius or increasing order. क्या बोलो ऑर्डर? तुम्हारी एटॉमिक की बुकलेट पूरी हो गई, इन दोनों की तो हुई नहीं अभी तक, तो पूरी हो गई कंप्लीट।
हाँ कैसे निकालेंगे? देखो बेसिकली अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं तो ये करूंगा कि इनको पीरियोडिक टेबल में जमाना स्टार्ट करूंगा मैं। देखो नियॉन वाली पोजीशन पे Na+ आएगा, ऑब्लिक लगा के साथ में लिख दिया मैंने, आएगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइज। एग्री। इसी तरह से ये Cl जो था ऑर्गन के साथ में कहीं Cl नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा। फिर अपना था ऑक्सीजन 2- भी इसी के साथ में यहीं कहीं घूम रहा होगा। अग्रीड। अब देखो ब्लू कलर लेते हैं, नियॉन Na+ O2- और Cl-। इनमें इंटरेस्टेड है ना हम लोग तो, है ना। तो अब क्या किया जाए? तो ऑर्डर देखो, एक मिनट ऑर्डर लिखना शुरू करता हूं मैं। मेरे ख्याल Cl सबसे आगे होगा, फिर आपका बेसिकली नियॉन आ जाना चाहिए, और फिर आपका बेसिकली O2- आना चाहिए, और फिर Na+ आना चाहिए। देखो ऑर्डर पसंद आया आप लोगों को? नहीं पसंद नहीं आया? नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं। भाई ऐसे यूज किया ना, देखिए बेसिकली व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इवेंचुअली इज, ये वाला भी ब्लॉक है, केवल इसको देखना स्टार्ट किया। Cl नेगेटिव तो डाउन द ग्रुप की वजह से सबसे आगे हो जाएगा, ये ठीक है। इसके बाद में जब ये तीन हमारे पास बचे थे, नियॉन Na+ और O2-, तो इन दोनों में से नियॉन तो वैन डेर वाल्स की वजह से आगे आएगा, राइट ना। देखो ब्रैकेट्स लगाता जाता हूं ना, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, दिस इज वन ब्रैकेट, और ये एक ब्रैकेट है, मतलब ऐसे सॉल्व किया था मैंने इनको, दो अलग अलग ब्रैकेट ले लिए थे। अभी समझना है, सबसे पहले तो मैंने कहा Cl तो सबसे आगे चला गया, क्लियर। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में आया, मैंने देखा नियॉन O2- और Na+ है मेरे साथ में, देन आई स्टार्टेड डूइंग नियॉन की तो वैन डेर वाल्स है, तो इसको आगे भेज दो। और फिर ये वाले जो लास्ट के दोनों थे, ये मैंने कहा कि अब ये जो बचे, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक लगाओ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट। बात समझ में? तीन अलग अलग स्टेप्स में सॉल्व किया है उसको, वो एक साथ मैंने लिख दिया, इसीलिए वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज स्टेप 1, फिर दिस इज स्टेप 2, और फिर ये वाली स्टेप 3। सबसे पहले टॉप टू बॉटम वाला हमने आगे लिया, ये टॉप टू बॉटम के हिसाब से आगे चला गया। स्टेप 2 में ये आर वैन डेर वाल्स के हिसाब से आगे चला गया। राइट, और फिर ये लास्ट में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अभी बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पे क्या दिया गया भाई? हाँ मतलब आंसर में तो करेक्शन हो सकता है। क्या है Cl नेगेटिव के बाद में? अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है वैसे यहाँ पे, मतलब ये ऑर्डर वगैरह ही नहीं है, बट देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, वो याद आ गई, वो बता देते हैं। या तो आप ये लिखो आंसर, और इससे भी बेटर चॉइस ऑफ आंसर बताता हूं मैं आपको। द बेस्ट चॉइस ऑफ आंसर वुड बी Cl नेगेटिव को तो आप ले लो आगे, राइट। और उसके बाद में आप ये कीजिए, मतलब वो वो वाला बिल्कुल सही था जो लिखा हुआ था। या फिर आप इस आंसर को इस तरह से भी दे सकते हो कि नियॉन और O2- को एक ब्रैकेट में रख दीजिए, इसमें ये मत बताइए कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, और लास्ट में कर दीजिए Na+। ये आप लोगों को समझ में आया मैंने क्यों किया हुआ है? समझ में आया आप लोगों को ये मैंने क्यों किया हुआ? इसको चलो तुम बाद में देखना, पहले तो इसको देखो, ये जो किया हुआ है ये क्लियर है, सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब इसको देखो, ऐसा क्यों किया मैंने? अरे एनायन एक्सपांशन की स्टोरी अभी तो बताई थी, वो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ना, तो इसलिए मैं उसमें कंजर्वेटिव रहना चाहूंगा। मतलब अगर ये ऑप्शन है तो मैं ये मार्क करूंगा, बट ये ऑप्शन नहीं देगा तो फिर वो इसके पहले जो मैंने बताया वो मार्क करना पड़ेगा आपको। तो ये O2- अब कितना एक्सपांड होगी, कितना आगे जाएगा मैं बता नहीं सकता हूँ। एनायंस के टाइम पे तो अब्रप्ट एक्सपांशन होता है, हाइड्राइड आयन Cl नेगेटिव के बराबर हो जाता है कई बार।
बात समझ में आई आपको? राइट। तो अगर आप मुझे आंसर मार्क करना है सपोज, तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, बट प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो मतलब कॉमा वामा लगा कर कई बार ऑप्शन में देते नहीं है ना, अगर ये नहीं है मेरे पास अवेलेबल तो ये सेकंड चॉइस है, अगर वो वाला नहीं देंगे तो ये वाला जरूर देंगे वो लोग ऑप्शन। बात समझ में आ गई आपसे? क्लियर? अरे डीपी के अंदर आंसर जितने भी आते हैं ध्यान रखना कि उसमें हाँ मतलब 90% करेक्ट होंगे, 10% रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट में कई जगह जहाँ पेक्युलरिटीज है ना जानबूझ के वो दिए हुए हैं ताकि आप उसको बहुत ध्यान से देखो। मतलब आप बिल्कुल मान करके मत चला कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। राइट। आप अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए और डिस्कस कीजिए उसको क्लास में आकर के, क्योंकि आप डिस्कस नहीं करोगे तो टेस्ट में आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो कहाँ पे उसके अंदर क्या क्या पेक्युलरिटी है। हाँ, बात समझ में आ गई? अब किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी इज क्लियर? परफेक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? What is the effective nuclear charge on Li? व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर कौन? क्वेश्चन नंबर क्या है? 10. क्वेश्चन नंबर 10। जेड इफेक्टिव निकालना है Li के ऊपर, Its radius is 1.23 angstrom. और बस और कुछ नहीं दिया हुआ, लेटर अभी नहीं कर पाओगे। Radius दिया ओ सॉरी, रेडियस दिया हुआ है, फिर कर लेंगे, 1.23 angstrom. फिर हो जाएगा, फिर तो सिग्मा की वैसे डायरेक्टली जरूरत ही नहीं है, फिर तो हो गया, फिर क्या दिक्कत? तो वही है Rn is 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव। राइट। ये दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या डालोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सेकंड पीरियड में है ना, तो n बराबर 2। राइट। निकाल लो इसका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 11। इसका क्या है? Increasing atomic radioactivity. Arrange करना. अच्छा वो पार्ट्स हैं, तो पार्ट ए के अंदर तो Li प्लस सबसे छोटा और फिर K प्लस सबसे बड़ा। जहाँ पे डाउट हो बोलते जाइएगा। 11th क्वेश्चन। ओके, तो 11th सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए, क्रोमियम नियरली इक्वल टू मैग्नीशियम नियरली इक्वल टू आयरन, अभी बताया था क्रोमियम से कॉपर तक। जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम, तो रेगुलर वेरिएशन है, जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट रेगुलर ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आर डिक्रीज होता है ना, बस वही किया हुआ है। फिर पार्ट सी, टीएल, जर्कोनियम और हॉफनियम, देखो पीरियोडिक टेबल में देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जर्कोनियम और हॉफनियम कहाँ पे है? देखो ये जर्कोनियम है और ये वाला हॉफनियम है। एग्री विद दिस? तो जर्कोनियम और हॉफनियम तो लगभग बराबर होंगे ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब आप देखो टीएल कहाँ पे है, ये रहा टीएल। आप ये देखिए, ये जो टीएल है और हॉफनियम, इनमें से टीएल छोटा होगा, राइट ना? तो आ गया ना ऑर्डर। बस ये जो दो चीजें मैंने कही है इनको कंबाइन करके लिख दो, टीएल सबसे पीछे आ जाएगा और जर्कोनियम और हॉफनियम तो लगभग बराबर है। एग्रीड? क्लियर है? पीरियोडिक टेबल का पोजीशन जमा लोगे ना तो फटाफट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब नेक्स्ट क्या है? 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया सॉल्व, हो गया ना? देखा, इनोवेटिव वेज टू सॉल्व भाई। फिर क्या है? 13th, ये भी हो गया। और बताओ और कौन सा है? कंप्लीट? देखा भाई, तो चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं, मतलब आयनाइजेशन। अच्छा, तो 1 बजे क्लास है कुछ बच्चों की, ऐसा है? तो बाकी लोग क्या करें?